सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। मैं बार बार हर एक वीडियो में ही बता रहा हूँ, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। उससे आपको एक अनुमान या आइडिया ये लग जाएगा कि आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो अगर आप इस टॉपिक प्रेजेंट मूवमेंट पे देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आपका चंपारण सत्याग्रह से पूछा है। इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है 69 का, उसमें भी पूछा है। पहले भी कई एग्ज़ाम में ये चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 1917 में हुआ है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन बनता है कि रोल ऑफ स्वामी साईं सरस्वती का क्या था बिहार के किसान मूवमेंट में, या और भी नेशनल लेवल पर उन्होंने क्या क्या किया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फिर एक पूछता है ओवरऑल में कि पीजेंट मूवमेंट या किसान जो आंदोलन बिहार के लेवल पे और पूरे इंडिया के लेवल पे हुआ है, कब कब हुआ है, उसका क्या नेचर रहा है, उसका क्या विशेषता रहा है, या उसका क्या स्वरूप रहा है। इस तरह से क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछ, लेकिन हाँ पूछने का चांस इसमें बनता है। खास करके 19th सेंचुरी का जो किसान मूवमेंट है और 20th सेंचुरी का जो है, ठीक ना। फिर इसका क्या विशेषता रहा है सारे किसान मूवमेंट का, या इसका नेचर क्या रहा है। और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड बीपीएससी का चला है ना, यूपीएससी इसमें ज़्यादा ये करती थी कि क्रिटिकली एग्जामाइन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब कि आपको हर एक टॉपिक जब पढ़ें, कोई भी टॉपिक, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप एक उसका ना कुछ निगेटिव पॉइंट 5-6 सोच के रखें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको लिखने में काफ़ी ईजी हो। इसका हम बताएंगे, कुछ किसान मूवमेंट का कुछ आलोचना का पक्ष भी हम बताएंगे, ठीक ना। और इसमें अभी बीपीएससी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है। 68 में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा इंडिगो मूवमेंट से, इस बार भी पूछ रहा है क्वेश्चन, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का भी पूछने का चांस है। तो इस टॉपिक से आपको इतना मोटा मोटी जानना है, पढ़ना है, और इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और मेरे ख्याल से आगे बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम होगा, ये हर एक ईयर चाहे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से एक रहना ही चाहिए, और रह भी रहा है। ओके, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए मेनली है कि मेंस का जब हम पढ़ाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक ना। फैक्ट अगर थोड़ा बहुत कम भी याद रहेगा तो अपना काम चल जाएगा, हाँ, लेकिन हिस्ट्री में कुछ कुछ फैक्ट आपको लिखना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो भी फैक्ट लिखा है गलत ना लिखें, ये कोशिश ये करना है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात इसमें आता है कि इस टॉपिक में अगर इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात आती है, तो देखिए, या इसका अगर बैकग्राउंड की बात आता है, तो सिंपल सी बात यही है। आपको बताया था कि 1600 AD के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। उसका मेन पर्पस ट्रेड रहता है, व्यापार करना होता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का जो सिचुएशन देखता है, और 1757 में प्लासी का युद्ध करके ब्रिटिश बंगाल के इलाके पर कब्जा करता है। उसके बाद अगले 100 साल में 1857 आते आते आप देखेंगे वो अलग अलग तरीके से, या तो डायरेक्टली इंडिया को युद्ध करके जीत लेता है, या कई तरह का संधि करता है, चाहे वो क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो या सहायक संधि हो। इन सब के जरिए जो है ना, वो पूरे भारत को जो है ना एक तरह से अपने कब्जे में लेता है और अपना यहाँ उपनिवेश बना लेता है। कब तक? 1857 तक, 1857 तक, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारे देश में देखिएगा अगले 100 साल तक, मोटा मोटी मतलब 1947 तक, 90 साल तक आपको हमारे देश में नेशनल मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस का स्थापना होगी, फिर इसमें कई चरण होगा, गांधी जी का आगमन होगा, गांधी जी कई मूवमेंट करेंगे, तब फाइनली हम क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में यही मेन थीम आपको याद रखना है जब भी पढ़ें। तो अब यहाँ ये बात है कि जैसे 1757 में प्लासी विजय होता है, तो ब्रिटिश का आगमन गांव की तरफ होता है, और हमारे देश में पता है कि उस समय लगभग मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, किसान थे। तो अब उसको जो एक ज़्यादा इनकम कहाँ से ब्रिटिश को मिल सकता था? वो ज़मीन या वहाँ के लैंड रेवेन्यू से मिल सकता था। इसलिए ब्रिटिश देखिएगा तुरंत ही जो है हमारे देश में लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया 1790 के आसपास, क्योंकि उसको लगा कि नहीं, इस पूरे काफ़ी हमको इनकम हो सकता है। तो जैसे ही उसने अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमारे यहाँ 3 तरह का लाया, तो उसके खिलाफ हमारे देश के किसान मूवमेंट करना शुरू कर दिए, क्योंकि उसका एक तो हाई रेट था, अत्याचार था पुलिस का, ज़मींदार का। तो इस सब की मिली भगत से ना हमारे देश में अलग अलग एरिया में आपको देखिएगा कि जो पीजेंट मूवमेंट होता है। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोकेशन ध्यान रखिए, क्या रखिए?
मैप दिखाइए लोकेशन में, कहाँ कहाँ कौन कौन सा, अगर बंगाल में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट में कौन सा हो रहा है, नॉर्थन पार्ट में हो रहा है, साउथ पार्ट में। आप देखिएगा हमारे देश में लगभग जो है ना ब्रिटिश के कब्जा के साथ ही हर एक पार्ट में इंडिया के किसान मूवमेंट कहीं ना कहीं होता है। हाँ, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि 19वीं सेंचुरी का कौन सा है और 20वीं सेंचुरी का कौन सा, कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। तो कहने मतलब ये है कि हमारे देश में जो किसान मूवमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी रही, ठीक ना, उसके बाद ज़मींदारों की भी मिली भगत रही और टैक्स के रेट काफ़ी हाई रहा और भी कुछ अन्य कारण से मिल के जो है ना हमारे देश में ये जो किसान मूवमेंट हो रहा है दो टाइम में, एक 19 में और एक 20 में। तो अगर आप 19वीं सेंचुरी का देखिएगा, मेनली एक इंडिगो या नील विद्रोह है जो कि इस समय होता है, फिर पावना पीजेंट है और फिर आपका क्या है दक्कन का है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है 19वीं सेंचुरी का। फिर जब 20वीं सेंचुरी जब आएंगे आप, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा चंपारण सत्याग्रह, मोपला, बारदोली, बकास, तेभागा, ठीक है ना, ये सब मूवमेंट आपको, तो ये याद रखिए और इसका लोकेशन भी याद रखिए कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर इस तरह का लोकेशन आप दिखाएंगे एग्जाम में या अपने कॉपी में तो 1-2 नंबर ज़्यादा ही मिलने का चांस होता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट ट्रेंड यही है कि आप जितना फ्लो चार्ट, जितना डायग्राम यूज करेंगे अपने आंसर में उतना अधिक नंबर मिलेगा। और इतना कम टाइम मिलता है एग्जाम हॉल में लिखने में, आप जब तक फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक ना। चलिए, तो अब आते हैं कि बारी बारी से जो भी इम्पोर्टेंट कुछ है जो अगर शॉर्ट में भी पूछेगा तो आपका इजीली उससे बन जाए। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका नील विद्रोह या इंडिगो मूवमेंट है। इसमें ये आपका बंगाल के इलाके में हुआ था। इसमें सिंपल सी बात ये है कि यूरोपीय प्लांटर्स जो होते थे ज़बरदस्ती जो है नील की खेती यहाँ के किसानों से करा रहे थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ के किसान इस खेती को करना नहीं चाहते थे, हालांकि वो चावल उगाना चाहते, लेकिन फोर्सफुली अग्रिम पहले राशि दे के इससे जो है ना इस खेती को कराया जा रहा था, ठीक ना। और इनको जो रेट मिलता था, प्राइस जो मिलता था उस फसल का बहुत ही कम मिलता था। तो फाइनली क्या हुआ, 1859 में नेता दिगंबर और विष्णु विश्वास ने मिलकर जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। हाँ, इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के जो जो इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, यहाँ के समाचार पत्रों ने इसको न काफ़ी बड़े लेवल उठाया। और ये जो विद्रोह था कहीं ना कहीं एक तरह से मोटा मोटी कह सकते हैं कि सफल हम कैटेगरी में रख सकते हैं, जो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप इतना अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट इसमें है कि आपका पावना, ये देखिए पावना रिवोल्ट जो है ना इसका भी बंगाल का ही इलाका है। इसमें देखिए मेनली जो है ये इसका ईयर तो मोटा मोटी याद रखिएगा। इसका जो मेन वजह होने का था हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन था, पर जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा था। साथ ही साथ यहाँ ज़मींदारों की क्या थी, मनमानी हो रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तब फाइनली किसान यहाँ किसान संघ की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि किसान जो है लीगल एक्शन लिए, किसके खिलाफ, जमींदार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े, ठीक है। ये सबसे इसकी बड़ी विशेषता था, ठीक ना। और बाकी ये भी जो है ना इसमें चीज़ें हुआ। तो इसमें लीगल एक्शन लिया गया और जो भी मुद्दे थे किसानों का उसको धीरे धीरे कानून के समाप्त किया गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एक पीटी का भी क्वेश्चन बनता है या आप स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं। इस विद्रोह में यहाँ के किसान का एक स्टेटमेंट है, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। मतलब कि हम सिर्फ महारानी, जो ब्रिटिश में जो महारानी है उसी के पीजेंट या किसान रहना चाहते हैं, ना कि यहाँ के ज़मींदार से। मतलब कि ये जो मूवमेंट आपको है ये ब्रिटिश विरोधी नहीं है, ब्रिटिश को यहाँ के भगाने के खिलाफ ये नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। एक बार फिर यूपीएससी में पीटी में क्वेश्चन पूछा है, हम सिर्फ महारानी और महारानी के ही किसान या रैयत रहना चाहते, ये कथन स्टेटमेंट किस मूवमेंट का है, आपका किसका है, पावना विद्रोह का, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला इसमें एक और बड़ा मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा दक्कन या पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो है कि मेनली जो ये था कि रैयतवाड़ी सिस्टम यहाँ लागू था। रैयतवाड़ी मतलब कि जहाँ पे जो है किसान ही जो है ना टैक्स पे करते थे ब्रिटिश को। और लेकिन दिक्कत यहाँ ये था कि एक तो जितना टैक्स होना चाहिए, जो रेट था फिक्स, उससे भी ज़्यादा जो है ना लैंड रेवेन्यू इन किसानों से लिया जाता था, क्योंकि यहाँ कपास की मेनली खेती होती थी इस इलाके में। तो ये इलाका इसका जो पूना था, अहमदनगर था, सोलापुर था, फतरा गांव में ये मेनली मूवमेंट 3-4 गांव के में ये था उस इलाके में, ध्यान रखिएगा। तो ये रैयतवाड़ी यहाँ सिस्टम था, हाई टैक्स का रेट था, ठीक। और सबसे बड़ी बात था, जब ज़्यादा टैक्स का रेट था तो किसान ने क्या किया, साहूकार और जो वहाँ के जो महाजनों से जो है ना, ऑब्वियस सी बात है ब्याज पे पैसा लिया,
और जब नहीं चुका पाया तो इनका भी शोषण वहाँ जारी था। तो खासकर साहूकार और महाजन का शोषण काफ़ी यहाँ पे हुआ, ठीक ना। तो अब इसमें यहाँ यही हुआ आगे जाके कि धीरे धीरे जो किसान कि जब अत्याचार बढ़ा तो किसान इकट्ठा हो गए और बाइकआउट किया, किसका, साहूकार का, महाजन का, और जो इनको जिसका भी उन्होंने शोषण किया था इन किसानों का, वहाँ पे इनका बहिष्कार जो है ना शुरू हो गया, ठीक ना। और फाइनली तब जाके आगे जब ये, हालांकि सरकार ने इसको दबाने का पूरा कोशिश किया और फाइनली जो है एक 1879 में एक दक्कन कृषक एक रिलीफ एक्ट बना, जिसके जरिए जो है ना आगे जाके ये मूवमेंट, जब ये एक्ट बन गया तो मूवमेंट भी क्या हो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। तो ये 3 बड़ा मूवमेंट आप देख लीजिएगा जो 19वीं सेंचुरी का है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जब आप 20वीं सेंचुरी जब जैसे ही इन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको चंपारण सत्याग्रह दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ से काफ़ी विपरीत क्वेश्चन पूछता है। तो अब इसमें देखिए अच्छे से इसको थोड़ा सा देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन अगर आप इसमें आइएगा तो सिंपल सी बात यही है कि क्योंकि बिहार का इलाका है तो आपको इसमें मैप का भी थोड़ा यूज कर सकते हैं। ऐसे करके यहाँ दिखा दीजिएगा ये इलाका जो चंपारण का है, ठीक। तो यहाँ पे जो 3 कठिया जो प्रथा था, जिसमें कि आपको पता है कि बिहार में क्या है कि 1 बीघा, बिहार में जो ज़मीन को मापा जाता है वो बीघा में, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है हमारे बिहार में, ठीक ना। और 20 कट्ठा मतलब कि मान लीजिए कि ये पूरा एक बीघा ज़मीन है, इसको 20 कट्ठा में इसे कर लीजिए, इसे बांट लीजिए कुछ ऐसा करके, इसको 20 बना दीजिए स्क्वायर। तो इसमें ना 3 कट्ठे पर जो मान लीजिए जो खेती कौन सा हो रहा है आपका, ये नील की खेती अनिवार्य था। तो ये 3 कठिया प्रथा के खिलाफ जो है ना ये सत्याग्रह था, जिसमें कि पहली बार जो गांधी जी का आगमन होता है हमारे मतलब कि भारतीय राजनीति में। और ये मूवमेंट जो है ना एक तरह से कहीं ना कहीं एक किसान मूवमेंट की परंपरा में एक बड़ा मतलब कि स्थान रखता है। ऐसा करके कुछ आप इसका इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। हालांकि जो भी नोट्स आपको मिलेगा, चाहे हिंदी का मिलेगा इंग्लिश में, उसमें काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, या नहीं तो अपना भी कुछ इंट्रोडक्शन लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। अब जहाँ तक इसके आता है कारण की बात, इसका क्या कारण था, इस काउज क्या था इस मूवमेंट का। देखिए इस कारण को थोड़ा सा अच्छे से लिखिए। जब आप ऐसे करके लिखेंगे ना तो ज़्यादा नंबर मिलने का चांस होगा। देखिए इसके काउज को, जिनका इंग्लिश मीडियम में ध्यान दीजिएगा, इनके कारण या काउज को जो है ना इसको कई एंगल में बांटिए। क्या कीजिए, कई एंगल में बांटिए। देखिए पहला एंगल आप क्या कीजिए, इसका लिखिए इकोनॉमिक काउज, आर्थिक कारण। इसमें देखिए सिर्फ 3 कठिया सिस्टम था बता ही दिया मैं। यहाँ पे जो मजदूर लोग काम करते थे नील के खेतों में, उनका भी मजदूरी रेट काफ़ी कम था, बेगारी का भी यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है, और लगान का रेट भी हाई था। और देखिए हुआ यूँ कि जब किसान तो एक तो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, ऊपर से जब नहीं हुआ तो ये चूँकि खाने का अनाज वो नहीं उगा पाए, एक ना फूड क्राइसिस भी यहाँ हो गया, खाद्यान्न संकट की स्थिति पैदा हो गए थे। इतना लिंकेज कीजिए। हालांकि ये किताब आपको ये बात किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यही तो है, आपका आंसर औरों से कैसे अलग होगा जब आप इस तरह के सोचेंगे। ये कैसे होगा, जब अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए सिर्फ किताब में जो बातें लिखी गई उससे भी थोड़ा सा आगे जाके सोचिए, अच्छा होगा। फिर आइए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउज में या इसका न्यायिक कारण भी लिख सकते हैं। लगान वसूली का तरीका बहुत ही खतरनाक था, ठीक ना। दूसरा पुलिस का अत्याचार था। तो कहने का मतलब यहाँ ये है, ये आपका प्रशासनिक और जो न्यायिक कार्य में लिख सकते हैं। फिर यहाँ आइए कि जो इन्वायरमेंटल काउज भी था। कैसे भाई, जब नील की खेती हो रही तो मृदा पर तो स्वास्थ्य, मिट्टी पर तो विपरीत प्रभाव पड़ ही रहा होगा ना। और चूंकि जल प्रदूषण भी यहाँ हो रहा था, ये भी यहाँ पे इसको भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। फिर अगर आप सोशल कारण में जब आइएगा तो यहाँ पे एक चीज़ है कि किसान जागरूक थे। राजकुमार शुक्ल खुद जाके जो है ना गांधी जी को क्या करते, इनवाइट करते कि चलिए। इसका मतलब कि यहाँ के किसानों में जागरूकता है, ठीक ना, अपने मुद्दे को लेकर, ये दिखाइए। फिर अंतर्राष्ट्रीय कारण ये था कि रासायनिक रंगों की खोज जब हो गया पश्चिमी देशों में तो नील का डिमांड भी जो है ना कम हो गया था, ठीक ना। और एक चीज़ में ये है कि समाचार पत्र ने भी काफ़ी जोर शोर पे जो है ना इस चीज़ को जो है ना समाचार पत्रों में भी उठाया था। और तत्कालिक कारण क्या था, एक पैन खर्चा, मतलब कि पहले ना सिंचाई के लिए कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज क्या करता है, सिंचाई के लिए टैक्स लगा देता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको पैन खर्चा बोलते हैं। इसके खिलाफ तत्कालिक कारण इसका ये समझ सकते हैं, जैसे कि सिंचाई पर टैक्स लग गया तो यहाँ के जो प्लांटर्स ने लगाया तो किसान जो है ना ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो ये ऐसे करके अगर आप लिख देंगे ना काउज में तो ठीक ठाक नंबर मिलेगा, ठीक ना। और देखिए ये जो फ्लो चार्ट आपका सबसे ज़्यादा यूज कब होगा, जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको टाइम बिल्कुल ही नहीं है, तो बस फटाफट ऐसे करके लिखिए। और सबसे बेस्ट तरीका है ये नंबर पाने का भी, ये होगा आपका कारण, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं तो अब घटनाक्रम भी कुछ आपको हालांकि पीटी में आप लोग पढ़े ही होंगे, घटनाक्रम भी थोड़ा सा आप इसमें याद रख सकते हैं। क्या
कि राजकुमार शुक्ल यहाँ के एक लोकल किसान नेता थे। गांधी जी को इनवाइट किया। आपको पता है कि लखनऊ में मीटिंग हो रहा था, सेशन हो रहा था क्या कांग्रेस का, 1916 में, वहाँ वो गए थे, गांधी जी को इनवाइट किए। फिर गांधी जी फिर बीच में आना मतलब बोला कि नहीं जाएंगे। फिर बाद में जब लगातार ये राजकुमार शुक्ल जी प्रेशर दिए तो गांधी जी क्या मतलब बोला हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। तो फिर अप्रैल 1917 को गांधी जी 10 अप्रैल को गांधी जी पटना आते हैं। फिर इस इलाके में जाते हैं और इस पूरे क्षेत्र का क्या करते हैं, दौरा करते हैं। सब कुछ इनका एक कार्यक्रम था, प्लान था कि कहाँ कहाँ वहाँ जाके क्या करना है, पूरा दौरा करते हैं। फिर गांधी जी लगभग 1000 या 15 मतलब कि 10,000 से अधिक, ऐसा कहा था 10,000 से अधिक किसानों का समस्या सुने, सबके घर गए, अलग अलग इलाकों में गए, किसानों से, महिलाओं से, वहाँ के लोकल नेताओं सबसे उन्होंने अपना मतलब पूछा कि क्या इशू है, मतलब मेन वो प्रॉब्लम को जानने का कोशिश किए। ठीक ना, लगभग वहीं मतलब 3-4 महीने तक ये काम चला गांधी जी का, एक दिन का नहीं, लगातार वो हर एक गाँव दौरा करते रह गए, चाहे पैदल चले या किसी और सवारी गाड़ी का यूज़ करके, लेकिन दौरा करते रहे। और फाइनली जो है ना, अंग्रेज को गांधी जी ये कहने में सफल हो गए कि नहीं, किसानों के साथ अत्याचार यहाँ हो रहा है। और इसी के लिए वजह से यहाँ जो है ना एक एग्रीरियन कमेटी बना, एक कमेटी बना एफ जी फ्लाई के नेतृत्व में। और फाइनली जो है ना उन्हें अपना रिपोर्ट दिया कि नहीं ये गलत है। तब जाके यहाँ पे ये जो है ना तिनकठिया सिस्टम आगे जाके 1918 तक ख़त्म ही हो गया। मतलब कि कहा जाए कि ये एक सक्सेसफुल, हम इसको कैटेगरी में सत्याग्रह में रख सकते हैं। और गांधी जी का ये पहला था। तो आप इतना आपको कम से कम एक मोटा मोटी कुछ बेसिक बातें या जो फैक्ट फिगर भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये एक बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने, ये कैसे हमारे देश के मूवमेंट का एक जो है ना विभाजक है, वाटरशेड है। तो देखिए कैसे है, अगर आप देखिएगा 1917 के पहले का कोई भी मूवमेंट देखिए, चाहे किसान या पीजेंट या ट्राइबल्स, और इसके बाद का देखिए, काफ़ी आपको नेचर में अंतर दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो चंपारण सत्याग्रह जो है एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट हमारे देश के मतलब कि इतिहास का पॉइंट का है। ठीक ना, आप ऐसे करके अब देखिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वही बात यहाँ पे, या इसका क्या परिणाम क्या निकला। देखिए दो तरह का बात है इसमें। एक तो इसमें एक इमीडिएट या तत्कालिक जो परिणाम निकला इस मूवमेंट का, तत्कालिक क्या निकला कि भाई 1/4 जो है ना टैक्स को कम किया गया। ठीक ना, अब बाकी वसूला गया, या जिससे पैसा ले लिया गया था उसको 1/4 जो है ना रिटर्न कर दिया गया। 1/4 पैसा क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, या रेट भी कम कर दिया। ये तो ठीक तत्कालिक है। और फिर तिनकठिया तो हमेशा के लिए समाप्त ही हो गया आगे जाके। ये इसका ना तत्कालिक परिणाम था इस समिति के सिफारिश पर। ठीक ना, अब इसका जो है ना ये कैसे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम एक टर्निंग पॉइंट ये मूवमेंट है, या किसान मूवमेंट के लिए भी, या हमारे देश के नेशनल मूवमेंट के लिए भी कैसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप इसमें इसका मतलब लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट पड़ा उसको आपको लिखना है। ठीक ना, तो अब इसमें देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए ये एक ऐसा मूवमेंट है, इसके पहले हमारे देश में जो भी छोटा मोटा मूवमेंट होता है उसमें कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कुछ उद्देश्य नहीं था हमको क्या करना है मोटा मोटी। ठीक है, लोकल और बहुत ही नैरो मतलब कि ऑब्जेक्टिव था। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक स्पष्ट ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य के स्तर पर हम देखें एक स्पष्ट उद्देश्य है कि नहीं, हमको जो है ना यहाँ पे किसानों की समस्या जाकर सुनना है, उनके समस्या को सॉल्व करना है। ये गांधी जी का फिक्स टारगेट है, फिक्स लक्ष्य है। मतलब कि एक फिक्स्ड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि किसान की समस्या को सुनना है, इनके इशू को सुनना है। ठीक ना, तो आगे जब देखिएगा, जब गांधीयन एरा का जो भी मूवमेंट होगा, चाहे 1920 का आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, वहाँ भी एक उद्देश्य है स्वराज की प्राप्ति। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में भी वहाँ भी ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, वहाँ आपको उद्देश्य दिखाई पड़ेगा। और आगे जो भी कुछ किसान मूवमेंट भी अगर हो रहा है, या बारदोली सत्याग्रह हो रहा है, या और भी मुपला हो रहा है, या जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वहाँ एक स्पष्ट आपको उद्देश्य दिखाई पड़ेगा कि नहीं भाई हमको एक फिक्स टारगेट करना है और इनको एक काम करना है। तो इसके बाद ही ये शुरू हो पाया। उसके बाद यहाँ देखिएगा एक संगठन की जहाँ तक बात आती है, और नेशनल के स्तर पर देखिएगा, यहाँ पे संगठन के उद्देश्य पे देखिएगा तो यहाँ पे गांधी जी की एक टीम तैयार होती है। जैसे ही गांधी जी यहाँ पे पटना पहुँचते हैं, फिर एक टीम तैयार करते हैं, और गांधी जी बाकायदा जितना भी चंपारण में दौरा किए अपने टीम के साथ किए, और एक संगठन बनने की प्रेरणा आपको यहीं पे दिखाई पड़ती। हालांकि इसके पहले कांग्रेस बन चुकी थी, उदारवादी और गरम दल के सारे नेता थे, लेकिन संगठन के लेवल पे जो बड़ा काम जो आपको यहीं पे दिखाई पड़ता है इस मूवमेंट में या इस सत्याग्रह में। अगर आप
कार्यक्रम के लेवल पर भी देखिएगा तो इस गांधी जब दौरा करते थे एक इनका कार्यक्रम होता था कि भाई आज ये करना है या वो करना है, ठीक ना। तो फिक्स कार्यक्रम था और साथ ही साथ यहाँ जब गांधी जी जब आए तो शिक्षा पर भी ध्यान दिए, कई स्कूल भी खोले, कई आश्रम भी खोले, यहाँ के साफ सफाई पर भी फोकस किए। मतलब यहाँ के कार्यक्रम जो ऐसे थे जो कि आगे के देखिएगा नेशनल मूवमेंट में ये कार्यक्रम जुड़ जाता है, ठीक ना। तो ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं। फिर यहाँ अगर आइडियोलॉजी या विचारधारा के लेवल पर आप आइएगा तो गांधी जी का यहाँ जो अहिंसा का, जो नॉन वायलेंस का जो जो कॉन्सेप्ट है और सत्य के आगे झुकना नहीं है, ये कहा जब इनको जब गांधी जी को जब वहाँ के कोर्ट में जब पेश किया गया तो गांधी जी कहा कि आप 100 रुपये दे के आप छूट जाइए। गांधी का नहीं, हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, जब हम गलत नहीं तो हम क्यों बॉन्ड भरें। तो देखिए कितना सत्य का क्या पावर होता है, ट्रूथ का क्या पावर होता है, ये यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। तो विचारधारा के लिए एक गांधी जी एकदम पूरा फिक्स है कि नहीं, हम सत्य हैं, हम अहिंसा के मार्ग पर चल के आपके इस जो अत्याचार को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसको काफ़ी जोर शोर से अच्छे से लिखिए, आंसर को तो बहुत मजा आएगा। और गांधी जी में एक चीज़ और है, ये नरम दल और गरम दल के जो विचारधारा को एक साथ कंबाइन कर दिए, ठीक ना। ये विनम्र भी हैं और एग्रेसिव भी हैं गांधी जी, इस मूवमेंट में आपको दिखाई पड़ते हैं। बॉन्ड नहीं भरना, समझ रहे हैं, मतलब कि बोला कि आप हमको जेल डाल दीजिए, हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, हम पैसा नहीं देंगे। मतलब कितना एक गरम दल से भी ऊपर उठ जाते हैं। और विनम्र और अहिंसा सत्याग्रह इनका ही, तो दोनों इस समय जो हमारे देश के मूवमेंट में दो विचारधारा चल रही थी, गरम दल नरम दल, इनको दोनों को एक में मतलब कि करते हुए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कोशिश करते। एक बड़ा बात था इस समय के लिए, ठीक है। आगे सबसे बड़ा बात इसमें ये दिखा सकते हैं कि गांधी जी का क्या हुआ, उदय हो रहा है इस समय, क्योंकि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आ ही रहे हैं, 2 साल लगभग पूरा देश ही घूम रहे हैं। 1917 में गांधी जी को पहली बार, मतलब एक गांधी जी की शुरुआत यहीं से हो रहा है ना। गांधी ठीक है 2 साल से घूम रहे थे, लेकिन गांधी जी का आगमन या जो एक किसी भी मूवमेंट में अगर जो डायरेक्ट कहीं भागीदारी है तो इसी में है, ठीक है। आप ये दिखाइए कि गांधी जी का जो है ना, ये जो है ना पहली बार राष्ट्रीय लेवल पे आगमन है और इसके बाद जो गांधी जी आगे बढ़े और कभी पीछे मुड़कर वो देखे नहीं, ये दिखा बहुत बड़ा घटना था गांधी जी को दे। और अब किसान के मुद्दे को एक नेशनल मुद्दे में शामिल कर लिया गया। इसके पहले जो भी किसान के इशू होते थे उसको नेशनल मुद्दे में शामिल नहीं किया जाता था, तो ये नेशनल इशू बन गया किसान का मुद्दा। और जहाँ तक इसके पार्टिसिपेशन की बात है या जन भागीदारी की बात है तो इसमें महिलाओं की या जो किसान की, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी थी। ये भी एक बड़ा देखिएगा इम्पोर्टेंस है। आगे जाके गांधी जी के किसी भी मूवमेंट में आपको दिखाई पड़ेगा कि हर एक वर्गों की यहाँ भागीदारी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ इसमें और इसका इम्पोर्टेंस दिखाइए, इस मूवमेंट का अभी वर्तमान में भी रिलेवेंस है। 2017 में इसका 100 वर्ष का मनाया गया था, शताब्दी मनाया गया था बिहार में या पूरे देश के लेवल पे। इसका मतलब आज भी जो हमारे देश के किसान कई तरह की समस्याएं को फेस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब वहाँ से भी हमको सीख लेने की क्या है, आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे इतने अलग अलग डायमेंशन से तो अच्छा होगा और मेंस में आप अच्छा लिख पाएंगे। इसके बाद आगे बिहार में कुछ और किसान मूवमेंट है। इसमें एक है छोटा सा मूवमेंट अगेंस्ट दरभंगा राज। दरभंगा राज जो मधुबनी के इलाके में और दरभंगा जिले के इलाके में थे वो महाराजा, उनके खिलाफ जो है जून 1919 में यहाँ के लोकल किसानों ने एक मूवमेंट किया था। वजह ये था कि लगान वसूली का काफ़ी अत्याचार तरीका था। जो जमींदार के जो इनके लोग होते थे, किसान जो टैक्स वसूलते थे, काफ़ी अमानवीय तरीके से वसूलते थे, बदसलूकी करते थे। इसी के खिलाफ जो है ना यहाँ के लोकल किसानों ने, और इनका नेतृत्व प्रदान किया था, ध्यान रखिएगा, विद्यानंद ने। ये बीपीएससी में पीटी में क्वेश्चन पूछ चुका है, विद्यानंद ने, ठीक ना। बाकी चूंकि दिक्कत यहाँ ये था कि दरभंगा राज के जो महाराजा थे इनका कांग्रेस के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था, क्योंकि कांग्रेस को आगे बढ़ाने में पैसा ये बहुत खर्च किए थे। कई जगह ऐसे अधिवेशन या सेशन कांग्रेस का हुआ जिसका इन्होंने ही उसको किया, पैसा दिया, फंड दिया। इसलिए जो है ना कि जो कांग्रेस जो है ना चाहकर भी इन दरभंगा राज के खिलाफ नहीं कुछ कर पाती थी। हालांकि बाद में ये मूवमेंट जो है ना मतलब ख़त्म हो गया था, ध्यान रखिएगा। आगे जो है सबसे बड़ा चीज़ है, कुछ किसान सभा बना 1922-23 में मोहम्मद जुबैर और फिरकिस सिंह के नेतृत्व में। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ अगर मैथ्स में कहीं लिखना हो कि अगर पूछेगा ओवरऑल बिहार में किसान मूवमेंट का वर्णन करते, आप 1-2 लाइन में इसको भी दिखा सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात आता है 1930 के आसपास में। अब
हमारे बिहार का जो किसान मूवमेंट है वो किनके हाथ में आ जाता है, स्वामी सदानंद सरस्वती के हाथ में आ जाता है। अब यहाँ पे रोल ऑफ इनका क्या था, इनकी भूमिका क्या था, ठीक ना। तो देखिए सिंपल सी बात, इसमें यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि 1928-29 के आसपास जो है ना अब जो है ना हमारे बिहार राज्य का मूवमेंट जो है ना किसान इनके लीडरशिप में होता है। बाकी इनके और भी कई साथी थे और भी कई लोग थे, लेकिन इनका बड़ा रोल दिखाई पड़ता है बाय द मिड टर्म ऑफ 30s, ठीक ना। बिहार किसान मूवमेंट अंडर हिज इंस्पायरिंग लीडरशिप में आ गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे इसमें अब कुछ यहाँ फैक्ट है, एक बार आप अपने पीटी का बुक से कुछ कुछ फैक्ट पढ़ लीजिएगा। 1928-29 में किसान सभा का स्थापना हुआ, फिर सोनपुर में हुआ, फिर अलग अलग जगह जो है ना कई समिति बना, चाहे मुजफ्फरपुर का बात हो जाए या आपका इसमें क्या कहते हैं हाजीपुर हो जाए, कई जगह सम्मेलन के, पटना, सारण, भागलपुर, कहाँ ये नहीं गए। मतलब किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जिले का दौरा कर रहे हैं, ठीक ना। और मेनली इसका डिमांड क्या था कि टैक्स के रेट में कम करो, सिंचाई शुल्क में कम करो, और भी जो किसानों को जो रियायत मिल सकता है उसका ये इनका बड़ा मुद्दा था स्वामी सदानंद का। भ्रष्टाचार को कम करो, ठीक ना। उसके बाद जो किसानों का जो अत्याचार होता है उसको ख़त्म किया जाए, ज़मींदार जो शोषण करते उसको ख़त्म किया जाए। कई तरह के मांग इनका था, कोई एक इशू नहीं था, मतलब ऐसा मांग जो कि नेशनल लेवल के किसान फेस कर रहे थे, ठीक ना। ये इनका मेनली डिमांड या मांग था, ठीक ना। फिर 1936 में आपको पता है कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना में इनकी एक बड़ी भूमिका थी, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। तो अब जो आगे जाके इसमें, लेकिन हाँ एक और ध्यान रखें, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ उसमें सरकार बनी कांग्रेस, चाहे बिहार में या अदर राज्य में सरकार बनी, उस सरकार को बनाने में किसानों की एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि इस समय जो है ना किसानों के हर एक मुद्दे को कांग्रेस अच्छे सुनती थी, और कांग्रेस ने और जो किसान ने इस चुनाव में इसलिए कांग्रेस का साथ दिया क्योंकि किसान को लगता था अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर एक हमारे मुद्दे को ये सॉल्व कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, 1937 के प्रांतीय चुनाव में जो सरकार बनी बिहार में, उसमें किसानों की एक बड़ी भूमिका थी सरकार बनाने में। क्यों? क्योंकि किसान को ये लगता था हमारी सरकार बनेगी, हमारे हर एक समस्या का, चाहे टैक्स का कम करने की बात हो या सिंचाई शुल्क की बात हो, जो भी इशू हमारे साथ है उसको ये सॉल्व करने में बड़ा रोल निभाएगी। बट 1937 में आपको पता है जो सरकार बनी, चाहे प्रांतीय सरकार हमारे राज्य में कृषि सिंह के नेतृत्व में बनी, तो इसमें क्या था, मैक्सिमम लोग जमींदार ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है जमींदार का एक अपना हित हो रहा है और किसान का अपना इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो है ना कांग्रेस चाहकर भी इन ये जो कांग्रेस की सरकार थी चाहकर भी किसान की समस्या को ये सॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ जमींदार बैकग्राउंड से थे। तो ये थोड़ा सा ना इस वजह से मतभेद हो गया दोनों में, किसान में और यहाँ पे सरकार में। इसलिए किसान जो थोड़ा सा ना कांग्रेस से दूर आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा किसान मूवमेंट, और ये लोग वामपंथ की ओर झुकाव अपना रखेंगे, समाजवादी की तरफ अपना झुकाव करें, क्योंकि इनको लगा कि नहीं अब सरकार भी हमारे लिए बहुत कुछ नहीं कर, हाँ हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जितना इनको उम्मीद था किसानों को वो यहाँ हमको देखने को नहीं मिलता। ये आलोचना का पक्ष होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया। आगे जाके जो है स्वामी सदानंद जो है ना मोटा मोटी समझिए कि कांग्रेस से अलग ही मोहभंगी हो गया, और वो अपने लेवल पे ही प्रयास करना शुरू कर दिए, और तब तक ये प्रयास किए जब तक जमींदारी जो प्रथा ख़त्म नहीं हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये इनका यहाँ तक रोल है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि आलोचनात्मक परीक्षण करें चाहे किसान मूवमेंट का या स्वामी सदानंद का, तो क्या क्या लिख सकते हैं। अगर ओवरऑल किसान मूवमेंट का अगर जो आलोचना पूछेगा, क्रिटिकली एग्जामाइन पूछेगा, तो देखिए सबसे पहली बात डिफरेंट इंटरेस्ट है। देखिए जमींदार का अलग अपना हित है, किसान का अपना अलग हित है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इस वजह से किसान मूवमेंट कहीं ना कहीं हमको कमज़ोर पड़ता है। सत्ता का दमन बहुत खतरनाक था, ब्रिटिश सरकार किसी भी मूवमेंट को खतरनाक तरीके दबा देती थी, और यहाँ जमींदार काफ़ी पावरफुल हो। देखिए दो पक्ष है, एक किसान और जमींदार। पावरफुल कौन पक्ष है? आपका जमींदार है, तो और उनका कांग्रेस में वर्चस्व भी था, तो इसलिए ये मूवमेंट को दबा दिया गया। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उदासीन किसी किसी मोर्चे पे दिखाई पड़ती है, तो ये भी इशू है, ठीक ना। और छोटे जितने भी किसानों इकट्ठा नहीं कर पाए, इसमें बड़े किसान ही भागीदारी कर रहे थे इस मूवमेंट में, छोटे किसान को जो है ना शामिल ये नहीं हो पाए। ये जो कुछ ना कुछ इसका नेगेटिव पॉइंट आपका किसान मूवमेंट का दिखा सकते हैं, ठीक। आगे इसमें जो है ना क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका नेचर
जो भी पिजेंट मूवमेंट, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, 2-3 मूवमेंट मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, एक बार आप लोग क्या करेंगे खुद से भी पढ़ेंगे। देखिए बताने को मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग एक लेवल पे क्या कीजिएगा, जो मोपला जो रिवोल्ट है इसको एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। हाँ हो सकता है शॉर्ट नोट में पूछेगा, हालांकि जो मेरा शॉर्ट नोट्स होगा उसमें मैं इसको अच्छे से लिख दूंगा, नोट्स दे दूंगा। मोपला कर लीजिएगा। बारदोली आपको पता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व 1928-29 में होता है, उसमें जो देख लीजिएगा मतलब ये क्यों हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ, ठीक ना। बकास जो ये जो बिहार में हुआ था, जो बकास मूवमेंट, उसको देख लीजिएगा। तेभागा को भी आप देख लीजिएगा, ठीक ना। एक और एका मूवमेंट हुआ था, उसको भी देख लीजिएगा। छोटे छोटे किसान मूवमेंट है, हालांकि हमारे नोट्स में रहेगा। बस देखिए सबका लगभग कारण लगभग सेम है, ठीक ना। हाँ खाली उसमें क्या क्या घटनाक्रम है उसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक। नोट्स जो दिया रहेगा। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जो है इसमें कि नेचर या स्वरूप को लेकर पूछेगा कि भाई किसान मूवमेंट का क्या नेचर या क्या स्वरूप रहा या क्या इसकी विशेषता रही है। तो देखिए 19वीं सेंचुरी के और 20वीं सेंचुरी के जो किसान मूवमेंट का दोनों का नेचर अलग अलग है या विशेषता अलग। कैसे? ये जो जितने भी मूवमेंट है ये लोकल इशू के हैं, स्थानीय मुद्दे के थे, ठीक ना। और इसके नेता भी कहीं ना कहीं स्थानीय लेवल के थे, ठीक। इनका मेनली डिमांड आर्थिक मांग होता था, ठीक ना, चाहे वो टैक्स का रेट कम को जो भी है। इनका उद्देश्य भी बहुत सीमित था, बहुत बड़ा इनका ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता था। ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं, जैसे कि पावना विद्रोह में क्या है कि एक यहाँ किसान क्या कहता है, हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के किसान या पीजेंट रहना चाहते हैं। इसका मतलब ब्रिटिश खिलाफ नहीं थे, उपनिवेश के खिलाफ नहीं थे, मतलब कि आज़ादी के लिए लोग नहीं मतलब मोटा मोटी लड़ रहे थे। आप एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। और कहीं ना कहीं पूरा एक बड़ा संगठन नहीं था, कुछ ही गांव तक इसका फैला हुआ था, ठीक ना। और ये तत्कालिक किसी समस्या से लड़ रहे थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी जो भी किसान मूवमेंट है वो नेशनल लेवल पे है, राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत हैं। जैसे कि जब बिहार में जब सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट शुरू होता है, एक चलता है चौकीदारी आंदोलन चलता है, इसमें भी किसान भाग लेते हैं। टैक्स नहीं देना है, मतलब कि आप यहाँ एग्जांपल दीजिएगा। इस काल के जो भी किसान मूवमेंट हैं वो नेशनल लेवल के मूवमेंट से या गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन से मिलजुल गए। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा किसान मूवमेंट है कौन से नेशनल मूवमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो इस समय किसान नेता जो हैं किसान मूवमेंट से जुड़े। चाहे यहाँ आप एग्जाम्पल दीजिए जवाहरलाल नेहरू का दीजिए, ये यूपी का दौरा करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश दौरा करते हैं, किसान नेता थे वो। तो आप ऐसे करके लिंकेज करके एक दो एग्जाम्पल के बात आप कहिएगा। और यहाँ किसानों में जागरूकता है और मांग बड़ा व्यापक है इस समय, ठीक ना। और आज़ादी के लोग लड़ाई में भी कूद पड़े, ये साजो ने मेनली इसका नेचर है, ठीक ना। ऐसे करके आप डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा लिखे ना, नंबर ठीक ठाक मिलने का चांस रहेगा, ठीक ना। तो ये मोटा मोटी इतना टॉपिक है। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में बताने की कोशिश किया। बाकी जो मैं टॉपिक बोला हूँ मोपला, एका, बारदोली, ठीक ना, तेभागा, इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट में पूछ देगा, ठीक ना। हालांकि ये सब आपको क्वेश्चन या तो जब क्वेश्चन मैं दूंगा टेस्ट लूँगा या आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा करने के, उसमें मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। लेकिन हाँ एक बार कुछ कुछ आपको अपने लेवल पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो मेनली थीम था इस पीजेंट मूवमेंट का वो मैं बताने की कोशिश किया आपको। जो मेन पॉइंट है जो एग्ज़ाम में मेंस में पूछता है, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, मैं उसी पर फोकस किया हूँ, ठीक ना। तो इसको कीजिए, बाकी क्वेश्चन जो आप लोग को मिलेगा उसको भी लिखिए मेंस के लेवल पे। बाकी पीटी का भी जो टॉपिक दिया गया है उसको भी एनसीईआरटी से कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।